दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, प्रत्येक मंडे को वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप पर सुबह 9 बजे से 5 बजे तक फ्री टेस्ट अवेलेबल रहता है। आपको जब भी समय मिले इस टेस्ट को आप ज़रूर अटेंड करें। हर मंडे को आप तैयार रहें, याद रखें। अभी तक हमारे 7 हो चुके हैं दोस्तों, और ये अभी जो टेस्ट हुआ है ये था हमारा टेस्ट नंबर 8 और इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस है उसी टेस्ट का। यदि आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम 25 क्वेश्चन सभी एक्सप्लेन करके आपको कारण सहित उनका उत्तर बताएंगे। टेस्ट दिया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के अपडेट आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। याद रखें, हर मंडे को टेस्ट होता है, तो आप ज़रूर एक नोटिफिकेशन या अलार्म सेट करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। और ऐप डाउनलोड यदि आपने अभी तक नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो कोर्स उसके लिए अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। और टेस्ट बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है दोस्तों, आसानी से आप समझ पाएंगे। ऑप्शन ज़्यादातर मैंने इंग्लिश में ही दिए थे, लेकिन आसान ऑप्शन है, समझ सकते हो। सवाल नंबर 1 है कि एक बंद डीसी परिपथ में करंट और वोल्टेज का ग्राफ हमेशा कैसा होता है। दोस्तों करंट और वोल्टेज का जो अनुपात निकलता है, यानी वोल्टेज बटे करंट बंद परिपथ में, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। और एक बंद परिपथ का वोल्टेज और रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट का अनुपात यानी रेजिस्टेंस जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, ध्यान रखें। और जब स्थिर रहता है तो इसका ग्राफ हमेशा रैखिक होता है और एक सीधी लाइन में होता है, यानी जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ती है उसी अनुपात में धारा बढ़ती है, और ये ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा के रूप में होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, स्ट्रेट लाइन इसका उत्तर करेंगे अपने। आज का हमारा सेकंड सवाल था सिराज मोटर पर, और सिराज मोटर की कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको दी हुई है। इंडक्शन मोटर प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी। अगर आपने सिराज मोटर के बारे में नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें। सिराज मोटर के रोटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है। दोस्तों सिराज मोटर में टोटल होती है 3 वाइंडिंग। 2 वाइंडिंग रोटर पर होती है, 1 स्टेटर पर होती है। रोटर पर जो 2 वाइंडिंग होती है उसको प्राइमरी और टर्शियरी वाइंडिंग कहा जाता है, जबकि स्टेटर पर जो वाइंडिंग होती है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहा जाता है। तो रोटर पर जो 2 वाइंडिंग होती है उन दोनों वाइंडिंग का नाम क्या हो गया, फिर बी ऑप्शन सही रहेगा, प्राइमरी और टर्शियरी वाइंडिंग। इस टर्शियरी वाइंडिंग के 3 नाम और भी है, रेगुलेटिंग वाइंडिंग, कम्यूटेटिंग वाइंडिंग और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। बी ऑप्शन अभी के लिए सही रहेगा। अगला सवाल है हिस्टैरिसीस मोटर पर आधारित, कि हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर में क्या होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं ये मोटर हिस्टैरिसीस लॉस के सिद्धांत पर काम करती है। हिस्टैरिसीस हानि उस पदार्थ में अधिक होती है जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व अधिक होता है, और हम सब जानते हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व जो है वो धारण क्षमता पर निर्भर करता है। प्रत्येक पदार्थ की अपनी अलग अलग धारण क्षमता होती है, अलग अलग रेटेंटिविटी होती है, और हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर की हाई रेटेंटिविटी यानी उच्च धारण क्षमता होती है। ये कठोर क्रोमियम स्टील का बना होता है, हार्ड होता है, यानी लेमिनेटेड नहीं करते हैं इसको, तो इसमें हिस्टैरिसीस हानि अधिक होती है, जिस वजह से टॉर्क बनता है। ए ऑप्शन सही रहेगा, हाई रेटेंटिविटी इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है कि 3 ओम, 9 ओम और 18 ओम के 3 प्रतिरोध पहले सीरीज में जोड़े गए, फिर समांतर में जोड़े गए। दोनों संयोजनों के कुल प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। देखो 3, 9 और 18 को जब आप सीरीज में जोड़ रहे हो तो उत्तर आ रहा है 30 ओम। 3 + 9 + 18 करो, और जब आप समांतर में जोड़ रहे हैं तो उत्तर आ रहा है 2 ओम। 1/3 + 1/9 + 1/18 करके आप मिलान कर लीजिएगा। अब इन दोनों का रेशियो देखो कितना आया, 15 ओम, सॉरी 15 आएगा, ओम नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसी राशियाँ हैं, उनका अनुपात पूछा है तो 15 आएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। साधारण सा क्वेश्चन है, केवल दोनों में प्रतिरोध निकालना था और फिर फाइनली उनका अनुपात करना था, बस इतना सा है।
अगला हमारा सवाल है 1.5 वोल्ट और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं। भार प्रतिरोध के किस मान पर अधिकतम शक्ति प्राप्त होगी? दोस्तों ये एक सवाल है और थोड़ा सा ये मान लीजिए कि आंतरिक प्रतिरोध वाले प्रतिरोध नहीं थे, ये सेल था ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आई थिंक अधूरा रह गया। इंग्लिश में सही दिया हुआ है मैंने, ये देखो 1.5 वोल्ट एंड 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस ईच 4 सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। हिंदी में थोड़ा सा अधूरा रह गया, 4 सेल थे, ठीक है ना। देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तब होती है जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, यानी स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध और भार प्रतिरोध का मान जब बराबर होता है उस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है, ध्यान रखें। अब देखो 0.5 ओम के 4 सेल है और सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा? 2 ओम। यानी बैटरी बनी जो 4 सेलों से, उनका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, तो लोड प्रतिरोध के 2 ओम पर ही मैक्सिमम पावर हमें मिलेगी। यानी सीधा सा है कि जिस उस मान पर मिलती है जिस पर लोड प्रतिरोध और सोर्स प्रतिरोध का मान बराबर हो। और यहाँ पर सोर्स जो बन रहा है, बैटरी बन रही है, 0.5 ओम के 4 सेल है, तो उनका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम बना था। तो हमारा उत्तर यहाँ पर डी होगा, 2 ओम बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, एक बैटरी की क्षमता यानी कैपेसिटी C8 120 है, यह आपूर्ति प्रदान कर सकती है। अब देखो वैसे तो देखने वाले को ये चारों ऑप्शन ही सही दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, चारों ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। मैंने आपको कई बार सवाल करवाया है, शायद आपको अच्छे से याद भी होगा। C8 जो कैपेसिटी देता है ना, तो ध्यान रखें C के पास लिखा गया ये अंक हमेशा टाइम को संकेत करता है, और वो भी किस में? घंटे में। यहाँ पर दोस्तों सवाल ये पूछ रहा है कि 120 एम्पियर आवर क्षमता की बैटरी है, 8 घंटे तक चलेगी, कितनी धारा लोगे इससे? टाइम तो दे दिया इसने, कहीं आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं थी। बात यह है कि 8 घंटे वाला ऑप्शन देख लो किस में है, वही उत्तर सही होगा। तो 8 घंटे का एक ही ऑप्शन है, कौन सा? डी, 15 एम्पियर की धारा 8 घंटे तक। अब देखो 8 एम्पियर के 2-4 ऑप्शन होते ना, तब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत थी। फिर क्या करना था? मिलान करना था एम्पियर इंटू आवर, तब जाकर के उत्तर आपका सही होता। C8 लिख दिया, इसका मतलब 8 घंटे। मान लीजिए यहाँ पर C10 लिखा होता तो फिक्स है, वो 10 घंटे की बात कर रहा है, यानी समय होता है C के पास लिखा हुआ और वो हमेशा घंटे में होता है। तो 8 घंटे तक कितनी एम्पियर देगी धारा? फिर 15 एम्पियर की देगी। अगला सवाल है कि चुंबकीय पदार्थों के गुणों में तापमान के साथ जो परिवर्तन होता है वो किस नियम के आधारित है? तो ये तो मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, क्यूरी-वेस नियम है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो इस पर थ्योरी की क्लास मैंने दी हुई है, ज़रूर आप पढ़ें। क्यूरी-वेस नियम मैंने आपको करवाया हुआ है। फेरो, पेरा और डाया तीनों पर ताप का प्रभाव कैसा पड़ता है, वो कैसे उसकी जो चुंबकशीलता है, चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो कैसे प्रभावित होती है, इस पर मैंने अलग से क्लास दी हुई है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी यूनिपोलर डिवाइस है? यूनिपोलर का सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि जिसमें केवल या तो होल या मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का प्रवाह होता हो। मतलब होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। तो जो शॉटकी डायोड होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक एन ही मटेरियल होता है हमारा, बाकी एक साइड मेटल होता है। ये मेटल रेक्टिफायर की श्रेणी में आता है। तो इसमें एक मेटल और एक एन ही होता है, कोई पी एन जंक्शन नहीं होता है, यानी पी जो है वो होता ही नहीं है। तो होल्स जो है वो नहीं आए इसमें, इसलिए ये यूनिपोलर डिवाइस माना जाएगा। बाकी सभी जितने भी है ना, पी एन डायोड, जिनर डायोड और टनल डायोड, ये पी एन जंक्शन वाले ही होते हैं, यानी पी और एन दोनों मिलते हैं इनमें, तो ये बाईपोलर डिवाइस में आएंगे। अभी हमारा उत्तर डी रहेगा, शॉटकी डायोड इसका उत्तर आएगा। इसमें कोई पीएन जंक्शन नहीं होता है, ध्यान रखें, केवल एक एन मटेरियल होता है। अगला सवाल है, बिना किसी बाहरी वोल्टेज वाले पीएन जंक्शन के बीच
एक्सेप्टर और डोनर आयंस के बीच में एक विद्युतीय क्षेत्र बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई? बैरियर बोल सकते हो, डिप्लीशन बोल सकते हो, अवक्षय परत भी बोलते हैं इसको, और बैरियर यानी अवरोधक भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, जिससे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जो बैरियर पोटेंशियल लेता है। जर्मेनियम के लिए 0.1 से 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट ये बैरियर का पोटेंशियल होता है। अगला सवाल है कि अटेन्यूएटर का कार्य निम्न में से किसके विपरीत है? अटेन्यूएटर जो होता है ना, इसका काम जस्ट एम्पलीफायर के विपरीत है। एम्पलीफायर किसी सिग्नल को बढ़ाता है, अटेन्यूएटर किसी सिग्नल को कमज़ोर करता है, यानी इसकी गेन नेगेटिव होती है। जैसे एम्पलीफायर में तो गेन पॉजिटिव मिलती है हमें, ये इनपुट के वीक सिग्नल को बढ़ाकर आउटपुट में मजबूत सिग्नल देता है। तो अटेन्यूएटर क्या करता है? उसको अटेन्यूएट करने का काम करता है, उसको दबाने का काम करता है, उसको कम करता है, घटाने का काम करता है। बी ऑप्शन होगा, एम्पलीफायर के बिल्कुल विपरीत काम होता है। अगला सवाल, बेस करंट का मान 2 मिली एम्पियर है और बीटा जो है वो 100 है, कलेक्टर करंट की गणना करो। देखो भाई, बीटा जो होता है ना वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का अनुपात ही होता है। जब कलेक्टर करंट निकालना है तो बीटा और बेस करंट को गुणा कर दो, यानी 100 × 2 कर दो, उत्तर आ जाएगा आपका, है ना। 100 × 2 करेंगे तो 200 बनेगा, 200 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट का मान हो जाएगा। उत्तर कितना आएगा? डी ऑप्शन आएगा। छोटा सा सवाल है। अगला सवाल बहुत आसान सा है, निम्न में से किस में गेट सिरा नहीं होता? यूजेटी में नहीं होता भाई। इसमें कौन कौन से सिरे होते हैं? एमीटर, बेस 1 और बेस 2 नाम का सिरा होता है। एससीआर में एनोड, कैथोड और गेट। एफईटी में गेट, ड्रेन और सोर्स। ट्राइक में गेट, एम्प्टी फर्स्ट और एम्प्टी सेकंड, या एनोड 1 और एनोड 2 भी बोल सकते हो। यूजेटी में नहीं होता। अगला हमारा सवाल है, नो लोड पर भी ट्रांसमिशन लाइन में कुछ धारा प्रवाहित होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है लाइन की धारिता। लाइन की कैपेसिटी के कारण नो लोड पर लाइन में एक धारा प्रवाहित होती है, लेकिन ध्यान रखना ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है, ये लॉन्ग और मीडियम ट्रांसमिशन लाइनों में ही होता है। और इसी के कारण से लाइन में फेरेंटी प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण रिसीविंग एंड पर वोल्टेज जो है वो सेंडिंग एंड के वोल्टेज की अपेक्षा अधिक हो जाती है, ज़्यादा मिलती है हमें। अगला सवाल, 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त डिस्क इंसुलेटर में डिस्कों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों प्रैक्टिकली 13.2 किलो वोल्ट के लिए एक डिस्क काम में लेते हैं। 13.2 किलो वोल्ट का भाग दे दिया करो, लगभग 10 डिस्क आ जाएगी। 10 से 11 होती है, 9 से 11 भी चलेगा, 9 से 11 12 डिस्क हो सकती है, लेकिन लगभग आप आंकड़ा याद रखें, 13.2 किलो वोल्ट का भाग दे दो उस ट्रांसमिशन वोल्टेज में, हो जाएगा। वैसे तो प्रत्येक डिस्क 11 किलो वोल्ट के लिए डिज़ाइन की जाती है, लेकिन जब डिस्कों की संख्या निकालना हो तो 13.2 किलो वोल्ट का भाग देना होता है। तो उत्तर आएगा बी, 10 डिस्क काम में लेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जल टरबाइन का प्रकार नहीं है? देखो पेल्टन व्हील, कापलान और फ्रांसिस, ये तीनों टरबाइन जल टरबाइन है, जबकि इम्पल्स टरबाइन, आवेग टरबाइन है ना, ये एक स्टीम टरबाइन का प्रकार है। ठीक है, कोल टरबाइन या स्टीम टरबाइन बोल सकते हैं इसको। दोस्तों टरबाइन पर एक अलग से मैंने क्लास दी हुई है, विद्युत वितरण प्रसारण वाली प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, आपको कंप्लीट इसकी डिटेल मिल जाएगी वहाँ पर। अगला सवाल है, मुर्रे लूप परीक्षण क्यों किया जाता है? मुर्रे लूप परीक्षण और वार्ले लूप परीक्षण 2 टेस्ट होते हैं, ध्यान रखना। वो होते हैं केबल की शॉर्ट और अर्थ फॉल्ट के लिए, यानी केबल में कहाँ पर अर्थ फॉल्ट उत्पन्न हुआ होगा ये हमें पता लग जाता है। और 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक को बोलते हैं मुर्रे लूप टेस्ट और दूसरा है वार्ले लूप टेस्ट। दोनों अंडरग्राउंड केबल के लिए होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। शॉर्ट और अर्थ दोनों फॉल्ट के लिए उपयोग में इसको लिया जा सकता है। अगला सवाल है, हाई वोल्टेज केबल जो होती है उनमें इंसुलेशन के लिए प्रयुक्त अचालक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों हाई वोल्टेज केबलें जितनी भी होती है उसमें पेपर होता है, पूरा नाम इसका होता है इम्प्रेग्नेटेड पेपर, यानी सांद्रित पेपर या तेल से भरा हुआ पेपर बोलते हैं। जैसे आप देख लो, पिलकस्टा केबल का मान लीजिए या पिलकडटा केबल का समझ लीजिए। पेपर इंसुलेटेड, देखो सबसे पहले नाम से ही पता लगता है, पूरा नाम देखो, पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड सिंगल टेप्ड आर्मर्ड केबल। तो अचालक के रूप में कागज़ जो है वो काम में लिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा लैंप वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को सबसे कम सहन कर पाता है, यानी जल्दी फ्यूज हो जाता है वोल्टेज अगर ऊपर नीचे होती है तो वो है हमारा उद्दीप्त लैंप। इनकेंडिसेंट लैंप होता है ना, अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होती है तो ये लैंप बहुत जल्दी फ्यूज हो जाएगा, जबकि फ्लोरेसेंट लैंप यानी ट्यूबलाइट हो गई, सोडियम वेपर लैंप हो गया, ये सब के सब ईजिली सहन कर जाते हैं, इनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगला हमारा सवाल है कि 200 वाट और 100 वोल्ट के एक लैंप को 150 वोल्ट सप्लाई पर जोड़ना है, इसके सीरीज में कितने ओम का प्रतिरोध लगाएंगे। देखो भाई, लैंप अगर 100 वोल्ट सप्लाई लेगा तो 200 वाट कंजप्शन भी कराएगा ना, तो इसका मतलब लैंप में से धारा कितनी चलेगी, I बराबर P/V। 200 वाट कंजप्शन और 100 वोल्ट सप्लाई, इसका मतलब 2 एम्पियर करंट चलेगी। मतलब इसके सीरीज में जो लगेगा उसमें से 2 एम्पियर धारा चलनी है, और उसको वोल्टेज कितने मिलने हैं, 50 वोल्ट, क्योंकि 100 वोल्ट तो लैंप खा जाएगा ना, और 150 वोल्ट पर हमें जोड़ना है। तो प्रतिरोधक को वोल्टेज कितनी मिलेगी, 50 वोल्ट, धारा उसमें से कितनी चलेगी, 2 एम्पियर, इसका मतलब वो 25 ओम का लगेगा। 25 ओम का प्रतिरोधक सीरीज में लगाएंगे तो वो 50 वोल्ट ड्रॉप करवा जाएगा, 100 वोल्ट जो बचेंगे वो लैंप को मिल जाएंगे। अगला सवाल, एक शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट 10 एम्पियर और फील्ड की करंट 6 एम्पियर है, लोड करंट की गणना करो। देखो, शंट जनरेटर में लोड करंट निकालना है तो आर्मेचर करंट में से फील्ड की करंट माइनस कर दो, 10 एम्पियर में से 6 एम्पियर घटा देंगे, 4 एम्पियर उत्तर आ जाएगा। लोड करंट का मान कितना है, 4 एम्पियर है। छोटा सा सवाल था, आई थिंक सबको समझ में आ गया। अगला सवाल, डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर धारा में 10% की कमी करेंगे तो क्या होगा, टॉर्क में 19% की कमी होगी, यानी वो अपने मूल मान का 81% अवेलेबल होगा। बी ऑप्शन रहेगा, अवेल 81% टॉर्क ऑफ ओरिजिनल, अपने मूल मान का 81% ही उपलब्ध है, यानी पहले 100% था तो अब कितना है, 81% ही है। कैसे, इसका रीज़न क्या है देख लो। पहले मान लीजिए 100% करंट थी तो 100 का वर्ग करो, और अब 10% कम कर दिया यानी 90 एम्पियर ही करंट रहा, तो आप एक एक जीरो इनका घटा दीजिए। पहले 100 था तो अब कितना रह गया, देखो 81 रह गया, यानी 2 उत्तर दे सकते हो आप, 19% की कमी और 81% उपलब्ध है। तो यहाँ पर उपलब्ध के ही ऑप्शन थे सारे, इसलिए 81% उपलब्ध है, बी ऑप्शन के साथ आपको जाना था। अगला सवाल है कि किस प्रकार की लाइन की प्रारंभिक लागत अधिक है। सबसे ज़्यादा जो प्रारंभिक लागत आती है वो आती है अंडरग्राउंड केबल वाले की, डी ऑप्शन सही होगा। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन जो होगी ना, इसकी लागत सबसे ज़्यादा आएगी, क्योंकि केबल लगती है और केबल जो ट्रांसमिशन लाइन के तार होते हैं, पोल होते हैं, उनसे महंगी पड़ती है, बहुत महंगी आती है केबलें। और निम्न में से कौन सी एक ओवरलोड रिले का प्रकार नहीं है, तो स्टैटिक रिले कभी ओवरलोड रिले नहीं होती, थर्मल टाइप की, इंडक्शन टाइप की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये ओवरलोड रिले के प्रकार होते हैं। ओवरलोड रिले 2 ही प्रकार की होती है वैसे तो, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पूरा नाम है, बी और सी। स्टैटिक ओवरलोड रिले कभी नहीं होती, ध्यान रखना। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेषता फ्यूज से संबंधित नहीं है। फ्यूज फ्रीक्वेंसी से प्रभावित नहीं होता, देखो, क्योंकि डीसी में भी तो फ्यूज लगते हैं, एसी में भी लगते हैं। करंट रेटिंग मेन फंक्शन होता है, चालकता फ्यूज में होनी चाहिए और गलनांक बिंदु भी होना ज़रूरी है ना। लेकिन फ्यूज की फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। फ्यूज हमेशा देख लो, ऐसे नहीं होता कि 5 एम्पियर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे लगेगा, सिर्फ 5 एम्पियर रेटिंग होती है उसकी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्यूज से संबंधित विशेषता नहीं है। अगला सवाल, एक 3 फेज प्रेरण मोटर की स्लिप इकाई है तो उसका रोटर बिल्कुल ब्लॉक कंडीशन में है, रोटर रुका हुआ है, यानी रोटर गति 0 है, इसलिए स्लिप का मान कितना आया, इकाई आया। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। तो बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। ऐप डाउनलोड ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।